अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और जनाब वीकेंड मनाने की खूब तैयारी भी आप लोगों ने कर रखी होगी। अच्छे तरीके से वीकेंड मनाइएगा ताकि मंडे को जब हम वापस दोबारा से आपसे मुलाकात करें तो आप एनर्जाइज ही रहे और आपकी एनर्जी बहाल रहे। तो जनाब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और जो चीज़ें मैं नोटिस कर रही होती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ज़रूर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ, ताकि अगर उससे मुझे कोई सबक हासिल हुआ है तो आप भी उससे कुछ ना कुछ लेसन लर्न ज़रूर कर सकें। मैंने ये देखा है कि हमारे मुआशरे में शख्सियत परस्ती उरूज पर है। चाहे सियासत की बात हो या फिर फ़ैन होने की, हमें हर जगह शख्सियत परस्ती देखने को मिलती है और ये एक नासूर बनता जा रहा है। इससे जो हमारा मुआशरा है ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही आती है, क्योंकि ये अमल एक इंसान की हैसियत, उसकी ख़ुद मुख्तारी को कम करता है। इसकी वजह से मुआशरे में सही और गलत का जो तसव्वुर है वो ख़त्म होता जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से इंसान सिर्फ अपनी मनपसंद शख्सियत को ही अहमियत देता है। उसके नज़दीक बाकी तमाम बातों की कोई वक़्त ही नहीं रहती है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात ही ऐसी है कि हम अपने मनपसंद शख्स की आदात व अतवार को एक मयार बना लेते हैं और उसी आईने से सारी दुनिया को भी देखते हैं। हमारे अगर सियासी कल्चर की बात की जाए तो आजकल जो हो रहा है वो शख्सियत परस्ती के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। हम में से हर शख्स अपने पसंदीदा लीडर की बात मानता है, उसके अलावा किसी दूसरे लीडर की बात को सुनना क्या, मैं तो कहूँगी कि देखना भी उसको गवारा नहीं समझता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने मनपसंद लीडर या शख्सियत की खूबियों के साथ साथ उनकी खामियों पर भी बात करते होंगे, और ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव अप्रोच भी होती है। और ये शख्सियत परस्ती की वजह से ही है कि हम अपनी ज़िंदगी के मुतालिक कोई भी फ़ैसला खुद नहीं कर पाते हैं, बल्कि हमारे लिए वही बात मायने रखती है जो हमारा पसंदीदा शख्स हमें कह रहा होता है। जबकि बात यह है कि हम इंसान हैं और अशरफुल मखलूक़ात हैं, और सिर्फ इसी बना पर ही हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, शाऊर दिया है। तो हमें अपनी खुद अक्ल से, सोच विचार से ही तमाम तर फैसले लेने चाहिए। अब बात कोई शक वाली नहीं है कि हमें उस्ताद की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़िंदगी में हर शोबे में अपना एक रहनुमा चुनना भी चाहिए भी होता है। ज़रूरत पड़ने पर राय भी लेनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसले, जिनको हमने ख़ुद सर अंजाम देना होता है, जिनके बारे में हमने ख़ुद सोच विचार करनी होती है, वो हम ख़ुद नहीं फ़ैसले ले पाते हैं। एक इंसान अपने मुतालिक दूसरों से ज़्यादा जानता है, उसे ज़्यादा पता होता है कि उसके जो मामलात हैं, उसकी हकीकत और उसकी नौइयत क्या है। बाकी जितने भी लोग हैं ना, अगर उस पर कोई राय कायम करते हैं, वो अपनी फ़हम व फ़रासत की बेस पर करते हैं। उसके पीछे महज अंदाज़े ही होते हैं, वो एक्यूरेसी नहीं होती है। एक्यूरेट चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी ज़ात को हमारे बारे में पता होती है, वरना कोई भी आपको नहीं बता सकता। मुझे ये लगता है कि हम क्यों किसी दूसरे की बात पर आंखें बंद करके यकीन करें, जब हमारे पास अक्ल है, हमारे पास शऊर है। और ये रवैया हमारे अंदर हक़ खुद इरादियत को भी ख़त्म करता जा रहा है, हमें अपनी अक्ल के इस्तेमाल से रोकता है, जिसकी वजह से हम खुद भी कुछ सीख नहीं पाते हैं। इंसान ख़ता का पुतला है, हमारा पीर या मुर्शद भी गलत हो सकता है, यानी कि अगर वो गलत है तो हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करना चाहिए। मैं फिर वही कहूँगी कि हम लोग ऐसी शख्सियात या ऐसे मनपसंद लोगों को जिनको हम पसंद कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उनकी खूबियाँ देख रहे होते हैं। उनकी खूबियों के साथ साथ उनकी जो खामियां हैं हमें वो भी पता होनी चाहिए। ना जाने क्यों हम इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने लीडर की या उस शख्स की नाजायज़ बातों को भी हम हक समझते हैं। किसी बड़े शख्स की इज़्ज़त व तकरीम करने में कोई बुराई नहीं है, करनी चाहिए। हमें हमारा मुआशरा या हमें हमारा इस्लाम भी यही तालीमात देता है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते भी हमें ये ज़ेब देता है कि हम मयाना रवि से आगे बढ़े। तो लिहाजा चाहे वो सियासी मामला हो, दीनी मामला हो, स्कूल कॉलेजेस या तालीम व तरबियत का, हमें शख्सियत परस्ती से बचना चाहिए, ताकि हम इस बीमार जहनीत से निकल कर
खुद बाशऊर इंसान का सबूत दे सके। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस फरेब से बाहर आए, खुद सही और गलत, सच और झूठ में तमीज़ करना सीखे, ताकि हमारा मुआशरा इस तरह की मन घड़त अखलाकियात से निकल सके और सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें हमने ही सीखनी है और आगे अपने आने वाली जो नस्ल है या आने वाले जो लोग हैं उनको सिखानी भी है, ताकि वो इन तमाम तर चीज़ों से परे रह सके, इनसे बच सके। अगर हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था तो ऐसा नहीं हमें बनना कि हम भी किसी को गाइड ना कर सके, हमारे आने वाली नस्ल के पास भी वो गाइडेंस मौजूद ना हो, वो लोग मौजूद ना हो जो हमारे पास नहीं थे। तो इसलिए अपना मुआशरा हमने खुद ही ठीक करना है, अपने घरों को हमने खुद ही ठीक करना है। हम अपनी ज़ात पर काम करना शुरू कर देंगे ना, और हर बंदा, आप ये मत समझें कि हमारा पाकिस्तान सबसे पहले ठीक हो, आप ये कोशिश करें कि हमारी ज़ात सबसे पहले ठीक हो, हमारे अंदर जो खामियां हैं उनको ओवरकम करेंगे, ऑटोमेटिकली एक इंडिविजुअल से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से पूरा माशरा तश्कील पाता है। तो आप जब अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आपका माशरा ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये मिलकर कोशिश करनी चाहिए, ये काविश किसी एक बंदे की नहीं होनी चाहिए, ये मिलकर कलेक्टिवली हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं। तो हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और जनाब रमज़ान मुबारक की आमद है और इबादात के साथ साथ जहाँ इफ्तार में दस्तरखान का खूब एहतमाम किया जाता है, वहीं कुछ लोग सहरी में भी जी भर कर खाने के आदी हैं। और मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि इत्तेदाल और एहतियात का दामन हरगिज़ हाथ से ना छोड़ें इस रमज़ान में भी, क्योंकि ये महीना हम सबको इबादात के साथ साथ बेहतरीन सेहत से भी नवाजेगा। इस रमज़ान अपनी इबादात के साथ साथ कुछ सेहत के हवाले से भी हमें अपने गोल सेट करने चाहिए। हमें सहरी में क्या खाना चाहिए, और फिर सारा दिन हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, अपने काम सर अंजाम देने हैं, तो उसके बाद जब अफ्तारी में हमने जाना है, रोज़ा खोलना है, तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज का ये जो खसूसी सेगमेंट है वो इसी पर होगा कि हमने किस तरह अपनी बैलेंसिंग फास्टिंग करनी है और फेस्टिंग किस तरह करनी है, कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस पर बात करने के लिए ज़हरा मंसूर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मुनीबा, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ारा, सिर्फ 2 दिन की दूरी पे हैं हम रमज़ान की, और उसके बाद फिर हम सहरियाँ करेंगे और इफ्तारियाँ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन किस तरह करनी है, किस तरह नहीं करनी है, क्योंकि ये महीना एक तो हमारे लिए बड़ा अच्छा भी है, हमने इबादत भी करनी है, अल्लाह ताला से कनेक्ट भी करना है, लेकिन साथ ही साथ हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? बैलेंसिंग फास्टिंग या फीस्टिंग जिस तरह हम बात कर रहे थे, वो किस तरह करनी चाहिए हमें? सबसे पहले तो मुनीबा ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम के ऊपर, बिकॉज़ अब रमज़ान के जो टाइम है उसके अंदर हम एंटर होने लगे हैं। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसके अंदर हमारी प्यूरिफिकेशन होती है ऑफ बॉडी एंड सोल, दोनों की ना। हम लोग अपने सोल को भी प्योरीफाई कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कितने सारे इनाम रखे हुए हैं इसके अंदर हमारे लिए, और इसके साथ साथ हमें मौका मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारा मैदा है उसको भी एक आराम देते हैं। पूरा साल हम खाते हैं, रमज़ान के महीने के अंदर हम फास्टिंग जब करते हैं तो उस टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो समझें कि उसकी उस वक़्त जो है ना वो रिवाइव हो रहा है, या उसकी जो है वो अपने आप को दोबारा से जो है वो ठीक कर रहा होता है, या अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है। तो हमें उसको वो जो मौका मिलता है वो बेहतरीन मौका होता है। अब गलती कहाँ होती है? जब हम उसको वो मौका मिल जाता है, हम रोज़ा रख लेते हैं, जब हम इफ्तार करते हैं, उसके अंदर जब हम तवाज़न नहीं रखते, मॉडरेशन नहीं होती, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम सारा साल तो इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि इफ्तारी होगी और हमारे दस्तरखान पे हमारे टेबल्स के ऊपर डिफरेंट डिशेस होंगी, फ्राइड आइटम्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी, और हमने यही तो करना है। इफ्तारी में थोड़ा तो हमें इनाम मिलना चाहिए। तो फिर क्या करें, क्योंकि तो 13 से 14 घंटे का हमारा फास्ट होगा, गर्मी भी है अभी, तो मेरे ख्याल से ज़रा थोड़ा सा बेहतर है मौसम, तो उस तरह गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी 13 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद हमने इफ्तारी जब करनी है, तो अगर हम जाते ही टूट पड़ेंगे चीज़ों के ऊपर, तो वो हमारा डाइजेशन कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्रॉब्लमेटिक तब होता है
जब हम खाना शुरू करते हैं और फिर हम अपनी बॉडी के क्यूज को नहीं सुनते, फिर रुकते नहीं हम हैं, रुकते नहीं हैं। जब हमारा फिजिकल हंगर जो है, ऑब्वियसली फिजिकल हंगर होता है, वीकनेस हुई होती है बॉडी के अंदर। अब आप अगर उस फिजिकल हंगर को इग्नोर करके, जब आप बोलते हैं ना नीयत नहीं भर रही होती है, अच्छा पेट भर जाता है, आंखें नहीं हमारी भरती आंखें नहीं भर रही होती, वो प्रॉब्लम करता है। तो जब भी मैं बात करती हूँ इस टॉपिक के ऊपर, मैं यही कहती हूँ कि आप अपने आप को माइंडफुली खाएं। ये नहीं कि माइंडलेसली आपने खाना शुरू कर दिया है। और आपको मैं एक बात बताऊं मुनीबा, हमारे इधर इस तरह होता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं ना, तो कुछ लोग, अक्सर लोग बल्कि, वो ये इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि हमने तो रोज़ा रखा हुआ था, और अपने आप के ऊपर ना बड़ा तरस सा खाते हैं कि अब हमें खुली छुट्टी है, इजाज़त है, हम जो मर्जी चाहे खाएं। तो वो फिर सारा ख़राब हो जाता है ना। वो जो उसने अपने आप को, मैदे ने या स्टमक ने, डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपने आप को जो बेहतर बनाने की कोशिश की होती है उन चंद घंटों के अंदर, उसको एक ब्रेक मिली होती है, तो वो फिर ब्रेक का मकसद ज़ाया हो जाता है ना। अब हम, हाँ आप खाएं, अपनी पसंद की चीज़ें खाएं, मगर पोर्शन कंट्रोल के साथ। हर फूड ग्रुप से आप चीज़ें लें, जैसे फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। हम रोज़ों के अंदर यूजुअली इस तरह होता है कि सिर्फ फ्राइड फूड जा रहा है, या सिर्फ प्रोटीन जा रही है। हम लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते। कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो फ्रूट चाट बनती है तो खा लेते, वरना उसका भी इतना एहतमाम नहीं किया जाता। ज़्यादा फ्राइड आइटम्स का होता है, समोसे पकौड़े, ये चीज़ें होती हैं। और जो फ्रूट चाट बनती है उसके अंदर क्या करते हैं, जूस डल जाता है, उसके अंदर चीनी डल जाती है, फिर वो उसका एसेंस ख़त्म हो जाता है ना, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू सारी लो हो जाती है। तो हाँ, बल्कि ख़त्म होने के बराबर ही हो जाती है। जाहिर है वो फिर एक डिज़र्ट बन जाता है। वो आपका स्नैक से एक डिज़र्ट की फॉर्म ले लेता है, जब आपने उसमें जूसेस डाले हुए हैं और आपने उसके अंदर इतनी सारी डाल दी है, तो वो इतना हेल्दी नहीं रहता। फिर उसके बाद हम अगर ये चीज़ें ना डालें तो हम क्रीम डाल लेते हैं, फिर भी मसला हो जाता है, क्रीम चाट बन जाती है। आप खाएं, अगर आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं तो आप इनका भी पोर्शन रखें ना। फॉर एग्जांपल आपने इतने टेबलस्पून ये चीज़ खानी है। ज़ाहिर है आप अफ्तारियों पे डिनर्स भी होते हैं, बुफ़े भी होते हैं, आप सहरियों के अंदर भी बुफ़ेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं आपके पास, और आपका दिल भी कर रहा होता है कि आप हर चीज़ को चखें, ट्राई करें। तो आप करें, बट फिर वहीं अपनी प्लेट को एक मुनासिब पोर्शन के मुताबिक जो है बनाएं। फ्रूट्स अपनी प्लेट को, मैं कहती हूँ, जब आपको रफली जैसे समझाते हैं कि एक आपकी प्लेट है ना, आप उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लें, 2 हाफ्स में। एक हाफ के अंदर आप अपने वेजिटेबल्स डाल लें, जिसमें सैलड है, सैलड फॉर्म में है, या किसी भी फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में है, वेजिटेबल्स आपकी आ गई। और दूसरा जो हाफ़ है उसको मज़ीद 2 हाफ्स में करें। एक पोर्शन जो है प्रोटीन का ले लें, जिसमें गोश्त है, मुर्गी है, दालें हैं, अंडे हैं, वो आ जाए, ठीक है। और जो बाकी एक क्वार्टर बच के है ना, उसके अंदर आपके ग्रेन्स आ जाए, जिसमें चावल है, रोटी, मतलब रोटी, एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट्स आ जाए। उसके अंदर आपका पास्ता भी शामिल होता है, उसके अंदर आपकी नूडल्स भी हैं, हर चीज़ है, ठीक है। आप किसी बंदे को ये पाबंद नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ रोटी ही खानी है, या आप ब्रांड ब्रेड खाना शुरू कर दें। आप पास्ता भी खा सकते हैं, नूडल्स भी खा सकते हैं, लेकिन वो पोर्शन कंट्रोल करना है ना आपने। एक देखिए कि कितना आसान है तरीका कि अपनी प्लेट जो भी, और एक नॉर्मल साइज़ की प्लेट लें। लोग इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स ले लेते हैं। अक्सर अब आप होटल्स में भी जाएं या किसी बफे जहाँ पे हो चल रहा होता है, उनकी प्लेट्स का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। तो मेरे ख्याल से प्लेट्स का साइज़ जो रेगुलर नॉर्मल है, जैसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो ही साइज़ इस्तेमाल करें, और उसके अंदर पोर्शन बनाएं और उसके मुताबिक खाएं। आप कभी जो है डिस्कम्फर्ट फील नहीं करेंगे। सिर्फ वेट में मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है, बॉडी को वैसे भी कंफर्टेबल रखने के लिए भी आपको बहुत इतना खा लेते हैं कि उसके बाद फिर बैठना भी हमारे लिए इतना नागवार गुजरता है कि हम बैठ नहीं सकते हैं, हमें फिर कुछ हो रहा होता है कि हमारा खाना यहाँ पे फंस गया है। तो इसलिए जितना पेट इजाज़त देता है ना, उतनी खानी चाहिए, और भूख रख के खानी चाहिए। हमारा दीन भी इस हवाले से हमें तालीमात देता है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि इफ्तारी की जिस तरह हम बात कर रहे हैं ज़ारा, तो इफ्तारी पे एज अ न्यूट्रिशन आप क्या सजेस्ट करती हैं? सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए, किससे हमें रोज़ा खोलना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे दस्तरखान पे रोज़ाना होनी चाहिए?
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जैसे कि हम लोग रोज़ा खोलते हैं, वो है खजूर। हाँ, ठीक है। मैं उन लोगों की बात नहीं अब इस वक्त कर रही जिनको किसी कंडीशन की वजह से मीठा मना किया गया है। मैं एक जनरल पब्लिक के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा शो है वो सब लोग देख रहे हैं ना, तो उसके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंटली जो है खजूर, क्योंकि हमारा रिलीजन या हमारी जो भी हम देखते हैं सुनना, उसके अंदर भी ये है कि आप खजूर से, पानी से या नमक से खोलो। उसका मकसद है ना कि आप जब वो चीज़ मुंह में डालते हो ना, उससे आपकी ब्रेन को फ़ौरन से पहले जो है ना वो पावर या फ्यूल जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी के लिए आपको पावर की ज़रूरत होती है। तो वो सबसे पहले वो जाता है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग 6-6, 8-8 खजूरें खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, खजूरों में भी तो डिफरेंट किस्म की आ गई है ना। आप किसी के घर रहो तो वो स्टफ्ड वाली डेट्स भी हैं, पता नहीं किस तरह की डेट्स हैं। ठीक है, आप एक दो आप ले कैलोरीज सकते हैं, आप और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो आप कभी वंस इन ब्लू मून आप ले लें, जैसे आप किसी के घर गए हैं या आप अपने घर, अब रोज़ाना की अगर बुनियाद पे अगर आप वो लेते हैं तो वो फिर कैलोरी प्लस हो जाएंगी ना आपकी इनटेक में। फिर आप खजूर से खोलें या पानी से खोलें। अब पानी का भी बहुत मिसकंसेप्शन है, जैसे ही रोज़ा खुलता है पानी अंदर फुल कर लिया जाता है, 2-3 गिलास पानी के, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और बहुत डिस्कम्फर्टेबल लोग हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनसे नमाज तक नहीं अदा की जा रही होती, वो कहते हैं मतलब सजदा नहीं होता, ऊपर तक आपको रिफ्लक्स आ रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि आपकी इबादत भी जो है मुतासिर ना हो, तो आप इत्तदाल में रह के खाएं और कोशिश करें कि पहले अगर आपने अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया खजूर से या पानी से कोई भी छोटा सा स्नैक जो भी बना हुआ है, फॉर एग्जांपल पकौड़े भी बने हुए हैं या समोसा भी छोटा बना हुआ है, जैसे होते हैं अम्मियाँ बना रही हैं, अभी तैयारियाँ शुरू होंगी, छोटे समोसे, रोल, ये सब कुछ बन रहे हैं। आप उसकी बाइट लें, या कोई सैंडविच बना हुआ है या कोई फ्रूट चाट है उसकी बाइट लें, उसके बाद फिर से पानी पिएं और आप थोड़ा सा ब्रेक लेके ये थोड़ा सा खा के आप नमाज पढ़ लें। ये एक बेहतर तरीका है, हर एक की अपनी मर्जी होती है, मगर ये एक बेहतर तरीका है, आप नमाज पढ़ लें। वो नमाज के अंदर जो है आपकी बॉडी को भी एकदम से अगर फ़ौरन से फूड मिल जाता है ना, तो वो भी परेशान हो जाती है। तो आप उसको आराम आराम से जब देंगे आप इंजॉय भी करेंगे, डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर आपके पास तो ऐसा टाइम होगा कि आपने फिर खाना भी तो खाना है ना। फिर हमारे माइंड में ये होता है कि अभी तो हमने सिर्फ इफ्तारी की है, अभी हमने खाना खाना है। और फिर पता है जो लोग तरावियाँ पढ़ते हैं उनके लिए वो अक्सर मैंने लोगों को देखा है तरावी पढ़ी ही नहीं जा रही है, बिकॉज इतना फुल हम हो गए हैं या इस तरह। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो खाने से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और वो खाने को मतलब सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते नहीं है, वो खाने के लिए जीते हैं। मगर सब लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, हर एक को शौक़ होता है। हमें खुद भी शौक़ होता है कि रमज़ान आ रहा है, वो चीज़ें घर में बनेंगी जो यूजुअली पहले नहीं बनती है। तो मैं किसी चीज़ से आपको मना नहीं कर रही कि आप ये चीज़ मत खाएं, बिल्कुल भी आप हर चीज़ को खाएं, बट अगेन वो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया पोर्शन कंट्रोल का, उसको इस्तेमाल करें। लेकिन दही फुल्कियाँ और फ्रूट चाट ये भी बनती है, दो एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो रोज़ बनती हैं, तो क्या इनका मेथड ठीक है बनाने का? और हमें इसी तरह खाना चाहिए? फ्रूट चाट तो हम डिस्कस कर ली है। खाली अगर आप फ्रूट्स कट कर लें और उसके ऊपर आप अगर हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर या लाइम जूस आप डाल लें, जैसे मौसमी आई हुई आप उनका जूस डाल लें, वो भी एक अच्छा नेचुरल स्वीटनर है ना। मतलब उसके अंदर अब फ्रूट्स के अंदर अपने स्वीट्स होते हैं, तो वो नेचुरल स्वीटनर्स खुद है। और उसके बाद आप उसको ऑब्वियसली थोड़ी देर रखेंगे ढक के, तो वो अपना जो है ना जूस खुद ही रिलीज़ करते हैं फ्रूट्स। एक तो वो आपका चीनी से अवॉइड करें, या मैंगो जूस या स्लशेस जो डालते हैं उनको उनसे अवॉइड करें। ठीक है, नेचुरल फॉर्म के अंदर अगर आप कोई जूस डालना चाह रहे हैं वो डाल लें। नंबर 2 जो दही पकौड़ियाँ बनती हैं, फुल्कियाँ बनती हैं, दही बड़े बनते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि ये डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से इनके अंदर कैलोरी ज़रा ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर भी अगर आप फॉर एग्जांपल देखते हैं, आप बॉइल्ड फॉर्म के अंदर 2 या 3 टेबलस्पून ऑफ पकौड़ियाँ ले रहे हैं और उसके अंदर आपने दही शामिल कर लिया हाफ़ कप, और उसके अंदर थोड़े से चने डाल लिए हैं और फिर थोड़ा सा सैलड डाल लिया है, और थोड़ी सी अगर आप कोई इमली की चटनी या खुबानी की चटनी ऊपर डालना चाहते हैं 1 टीस्पून, तो ये बिल्कुल मुनासिब सर्विंग है, आप खा सकते हैं। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं नहीं मैं तो ये नहीं चख सकता, वो नहीं खा सकता, आप हर चीज़ खाएं। फिर उसके बाद आप जो डिनर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और एतदाल में लेकर आएँ। अगर आपके घर में चावल बिरयानी कोई इस किस्म की चीज़ बनी है तो वो 5-7 टेबल स्पून से ज़्यादा मत खाएं। अच्छा, टेबल स्पून से ज़्यादा? बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि Okay. आपका पेट भरा हुआ है, आपकी बॉडी को आपने एक्सप्लोर थोड़ी ना करना है भर भर के। ओके 5 to 7 टेबलस्पून मोर देन इनफ होते हैं अगर आपने पहले भी हमें कुछ तो लिया दिल हो। ही नहीं करता है इफ्तारी के बाद खाना भी खाने का। हम कहते हैं डायरेक्ट जाके सहरी ही करेंगे, क्योंकि वो हाँ। टाइम स्लॉट इतना कम होता है कि इबादत भी करनी है, फिर थोड़ी देर सोना भी है, हाँ। फिर सहरी के लिए उठना है। अच्छा, ये बात ना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम तो 2 मील्स ही लेते हैं, सहरी और अफ्तारी, मगर ऑफिशियली और जो ऑफ द रिकॉर्ड क्या चल हाँ। रहा होता है कि जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं ना, वो भी मील खा रहे रखे होते हैं, जी। वो सब खा लिए जाते हैं। हाँ। और उसके बाद कभी भूख बर्दाश्त ना हो रही हो तो आप कुछ ऑर्डर भी कर हाँ, लेते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ही है। नान कबाब आ रहे होते हैं कि वो तो बहुत लाइट सा हम खा वही रहे ना, हैं। सहरी से पहले थोड़ा बहुत हो रहा वो होता खा है। रहे हैं और सहरी के अंदर अपने ट्रेडिशनल पराठा और वो सब हमने खाना ही खाना हाँ। है। तो आप वो जो स्नैक बीच में करें उसको पहले तो ऑफिशियल करें कि हाँ जी मैंने वो स्नैक लाजमी लेना है, और उसके लिए जगह रखें पेट में। और उसके बाद उसका मेन्यू भी प्लान करें, अपने जो भी आपके घर में कुकिंग करते हैं उनसे पहले ही मेन्यू प्लान हो जाए ना कि आज या हम रोज़ों के अंदर ये चीज़ें खाएंगे, तो बहुत बेहतरी आ जाती है, हेल्दी चॉइसेस हो जाती हैं, कन्वीनियंस हो जाती है, बजटिंग इसमें बहुत बेहतर हो सही। जाती है, माओं के लिए या बीवियों के लिए बहुत आसानी हो जाती है चीज़ें बनाने के लिए। फिर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ग्रॉसरी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप हैज़र्डली चीज़ों को कहें ना कि आज ऐसा करें, आप हलीम बना लें, या आज आप ऐसा करें कि आज बैंगन के पकौड़े बना हाँ, लें, लेकिन उसके लिए तो आपके पास वो चीज़ें माएँ नहीं कह रही घर होती है पे, कि हाँ। मेरे पास तो आज फलानी चीज़ हाँ। नहीं है, ये नहीं है। तो अभी भी टाइम है, 1-2 दिन है। मैं सब लोगों को यही कहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल जाएं ऐसे ही और है, हाँ। जाके अपनी ग्रॉसरीज मुकम्मल करें। और ये कोई हफ्ते की बेस के ऊपर करता है ग्रॉसरी, वो उस तरह कर ले, कोई महीने की बेस के ऊपर करता है, वो उस तरह कर ले, मगर ग्रॉसरी करना ज़रूरी है। और वैसे भी मुझे लगता है आज का जो वीकेंड है ना, ये लोगों का ग्रोसरी हाँ, में ही बड़ा गुजरने रश वाला और है। रौनक होगी हाँ, बाज़ारों रौनक में। होगी, क्योंकि इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम लोग पहला रोज़ा रखेंगे, तो इंशाल्लाह। आज और कल का दिन यही है कि लोगों ने अब मॉल्स में जाना है, दुकानों पे जाना है, बस अपनी ग्रोसरी करने। लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आप बात करें ना, जैसे अब किसी से बात करें ना, आप रमज़ान में क्या खाएंगे, अभी बहुत टाइम है, हम देख लेंगे उस दिन। वो बेचारी जो किचन में औरत खड़ी होती है ना, वो बेचारी परेशान बड़ा होती है hectic होती कि है वो अगर सारी उसको बता situation। दिया जाए ना हाँ। कि ये पकना चाहिए, या ये हमने खाना है, या ये हमारी फूड प्रेफरेंस है, तो वो बड़ा आसान हो आप जाता है। पहले से ही आप एक चार्ट बना लें कि पहले 10 दिन जो है ना, पहला अशरा ये बनेगा, हाँ। दूसरा अशरा ये बनेगा, तीसरा अशरा बिल्कुल। ये बनेगा, तो वो जैसे- इजी हो जाता है। हमारी जो किचन में सारी बिल्कुल। काम कर रही होती हैं हमारी माएँ बहनें, उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है। और बजटिंग बड़ी कंट्रोल में रहती है जब बल्क में चीज़ आके पड़ी होती है, उनको Exactly, पता है हाँ। फ्रूट पड़ा हुआ है। अब ये नहीं है कि आपने जितने सेब है सारे ही फ्रूट चाट में डाले, हाँ। 2 आज इस्तेमाल हो गए या 2 3 कल आज हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। जैसे केले हैं, वो फिर उनको पता होता है, चने पहले बॉईल करके रख हाँ। लें, जैसे आलू भी बॉईल बिल्कुल। करके रख सकते हैं आप। आलू में ना पानी आ जाता है, इस वजह से लोग नहीं करते। आलू बहुत जल्दी हो, चनों में बहुत टाइम लगता है। चने, रेड बीन्स, पकौड़ियाँ भी इवन हाँ। फ्रीज हो जाती हैं। आप इन सब चीज़ों को रखें पहले से बॉईल करके, और इनको आप वेल प्रिपेयर्ड रखें। फिर एक और बड़ा हेल्दी ऑप्शन होती है, अगर कुछ लोग फ्राइड फूड या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको हम डिफरेंट कुकिंग मेथड्स बताते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे आप स्टीम कर लें। अब वो कहते हैं स्टीम तो बीमारों वाला खाना हो जाएगा, फिर हम कहते हैं आप एयर फ्राइंग की तरफ आ जाएं। अगर अच्छा। हर एक के घर में एयर फ्राई नहीं है, हाँ। तो फिर आप ग्रिलिंग की तरफ आ जाएं। और अगर जैसे समोसे या इस तरह की चीज़ है, तो फिर आप उसको शैलो फ्राई करें, बहुत अच्छा। कम ऑयल के अंदर, तो आप उसको फ्राई करें। लोग जो है इवन जो तवा होता है उसके ऊपर भी जो है फ्राइंग कर लेते अच्छा। हैं। एक तो ये बजट फ्रेंडली हो जाएगा, बिकॉज ऑयल आपको पता है उसकी प्राइस किस तरह बढ़ती चली जा रही है, हर एक के लिए इतना फिजिबल नहीं है कि वो जो है उसको अफोर्ड कर करे। सके, तो फिर true। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो एक तो कैलोरीज भी कम जाएंगी, हेल्दी भी हो जाएगा, और आपके बजट में भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी टिप्स भी हम आपको साथ दे रहे हैं कि आपने किस तरह बिल्कुल। अपने बजट का भी ख्याल रखना है इस ये रमजान सबसे में। अपनी ज़रूरी सेहत- है हाँ, ना, ये एक बड़ा ज़रूरी है। मेन टॉपिक है, हम इसके ऊपर बात नहीं करते। हर घर का मसला या हर घर की बात तो यही है ना कि किस तरह से बजट मैनेज ये किया कॉमन जाए। मसला है आजकल, बिल्कुल। ये हर किसी का, और कि हमने हमें- बजट कैसे मैनेज करना है। और हम जब शो पे आते हैं, हाँ। हमें इस तरह की बात करनी चाहिए जिसके अंदर लोगों का फ़ायदा हो। हाँ, और जो रिलेट कर सके Relate ना, कर ऑब्वियसली सके। हमने भी यही इन्हीं चीज़ों से गुजरना है, जिन चीज़ों से आपने गुजरना है। हमारे घरों में भी वही शोर-गुल हो रहा होता है कि ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही, ये खाना है, ये खाना है। अच्छा, दूसरा इफ्तारी पे तो हमने इन डिटेल में बात कर ली है। ज़ारा, थोड़ा सा सहरी पर भी बात कर ले। सहरी में हमें क्या खाना है, हम
हम वही रिवायती चीज़ें, पराठे, अंडे, सालन, ये चीज़ें खा रहे होते हैं, तो इसमें ये ठीक है, ये इसमें भी थोड़ी सी मॉडरेशन हमें लेकर आनी चाहिए? अच्छा, सहरी का ना यूजुअली जो होता है ना, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होती है कि सहरी में जो भी आप खाएं ना, आप सहरी और अफ्तारी से लेकर जो सहरी के दरमियान का टाइम है ना, उसके अंदर अपने वाटर इनटेक को पहले डिवाइड करें। ठीक है, ये नहीं कि आप जब सहरी ख़त्म होने वाली है तो 3 गिलास पानी पी लिया, फिर आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और फिर बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। वो जो 2 घंटे की आपको नींद मिलनी होती है ना, वो भी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो जो अपना पानी का कोटा है ना, वो हमें अफ्तारी से लेकर सहरी के बीच में डिवाइड करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो रिक्वायरमेंट है 8 to 10 ग्लासेस पर डे है, अब आप 8 से 10 ग्लास सहरी में तो नहीं मुकम्मल पी सकती ना, या अफ्तारी के टाइम पे भी नहीं पी सकती। तो वो आपको बीच में जितने भी घंटे बनते हैं, जैसे कि 6 बजे अगर हमारा 6:30 बजे रोज़ा खुल रहा है, तो हम 7 से लेके सुबह 3 बजे तक सहरी से पहले इनको डिवाइड कर लें। हर घंटे बाद या हर 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद एक गिलास पानी का पी लें। अगर 6 गिलास भी आपके मुकम्मल हो जाते हैं तो सहरी के अंदर आप एक पी लेंगे, तो वो आपको मतलब बुरा नहीं लगेगा और आपको सही रहेगा, ईजी रहेगा। उसके बाद दही का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप दही ज़रूर खाएं। जिनको सूट नहीं करती उनकी बात मैं नहीं कर रही, मगर जिनको सूट करती है, जिनका गला ख़राब नहीं होता, वो होममेड दही प्रेफरेबली ठीक होती है, उससे गला नहीं ख़राब होता। आप वो ज़रूर खाएं सहरी के अंदर। कहते हैं कि दही खाने से आपको प्यास भी नहीं लगती, नहीं लगती है, ऐसा ही है। क्योंकि उसके अंदर आपको एक तो वो क्विक सा एक स्नैक होता है, ठीक है, दही का एक जो बोल है। मैं तो अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप दही के ऊपर जो है सीड्स जो है वो स्प्रिंकल करके खाएं। इसके अंदर फ्लेक्स सीड है और डिफरेंट सीड्स जो मैं उनकी डाइट के मुताबिक उनको रिकमेंड करती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप उसके ऊपर सीड मिक्स डाल के खाएँ। और इवन आप स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, बनाना है, एप्पल है, आप उसको भी दही के साथ जो है मिक्स करके खा सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाती है या सादी रोटी ले लें, उसके ऊपर घी लगा लें, ठीक है, वो एक अच्छा है मेथड, उसमें घी थोड़ा कम लगता है। या पराठा बना लें। पराठा किस तरह बनाएं आप? नॉन स्टिक तवा, क्योंकि इन्वेस्ट आप सही चीज़ों में करें। नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक तवा, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका ऑयल कम लगता है, कम लगता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो चीज़ के अंदर नहीं जाता, वो छोड़ देती है चीज़, और वो ऑयल जो है ना आपका एक्स्ट्रा जा नहीं रहा होता। तो वो आप चीज़ें जो है इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि वो ऑयल जो आपने डाला होता है वो वहीं रह जाता है, आपकी चीज़ भी तैयार हो जाती है। पराठा बनाने के लिए बड़ा अच्छा है नॉन स्टिक तवा। उसके ऊपर जो है आप थोड़ा सा पराठा जैसा रोटी की तरह आपने सेक लिया है, एंड के ऊपर उसको घी लगा लें। अब हमारे यहाँ तो जो ट्रेडिशनल पराठे बन रहे होते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली घी लगता है। अगर आप वो तरीका भी अख्तियार करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप कह लें पर पराठा मैं 1 टीस्पून अंदर लगा देती हूँ, और फिर मैं बाहर नहीं लगाऊंगी। बाहर अगर मैंने लगाना भी फ्यू ड्रॉप्स, ये भी इससे भी बन जाता है। इसी तरह लगाएं कि आपने पूरा पराठा ही उसके अंदर भी उतना ही लगाना है, और वो 1 टीस्पून में ही सारा आ जाए, और हो जाता है। मतलब मैं खुद अगर बनाती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ, हो जाता है। आप उसको, पता है क्या बात है, वो फिर बनाने का तरीका आना चाहिए ना आपको। आप ऑयल को या घी को जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर लाएं, वो ताकि मेल्ट हो जाए। जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो लग जाता है, हो जाएगा। जब वो सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड ज़्यादा लगता है, वो ज़्यादा लग जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका एहतियात करेंगे तो फ़र्क पड़ता है। अच्छा, पराठा खा लें, साथ दही खा लें, साथ अंडा खा लें, या अगर सालन खाना है, सालन 2 से 3 टेबलस्पून। ये नहीं कि आपने पूरी प्लेट भर ली है, 2 से 3 टेबलस्पून बहुत बेहतरीन है आपके लिए। ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करें कि अचार या ऐसी चीज़ें सहरी में बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। ठीक है, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी का इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी बेहतरीन फॉर्म है। अगर आप मीठी लस्सी पीने के शौकीन हैं तो उसके अंदर चीनी बहुत कम डालें। ठीक है। और कच्ची लस्सी सिर्फ होती है दही और पानी, और जो मीठी लस्सी होती है उसके अंदर दही, दूध एंड पानी, और उसके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा डलती है, तो उसमें चीनी की क्वांटिटी कम कर लें। और आज हमने आपको बता दिया कि जनाब आपने किस तरह बैलेंस डाइट लेनी है अपने रमज़ान के अंदर, सहर और अफ्तार में, कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें, साथ ही साथ अपनी इफ्तारी और सहरी भी अच्छे तरीके से कर सकें। ज़हरा मंसूर हमारे साथ मौजूद थी। ज़हरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स हमें देकर जा रही है कि हमने किस तरह अपनी सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करना है, और साथ साथ हमने अपनी बजटिंग भी किस तरह करनी है। तो इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं और आज की किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ करवाएंगे प्रोफेसर अहमद हमाद साहब। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ जान लेते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। चश्म हो तो रुखे इरफान खुदा मिलता है, दीदवर रुतबाए एजाज से जा मिलता है, मिलती है उसकी शबाहत तेरी दोशीज़गी से, सूखे जंगल में अगर पेड़ हरा मिलता है। क्या अच्छा शेर है। वो जो मिलता नहीं दुनिया में दोबारा हमको, रंज करते हैं मगर रंज से क्या मिलता है, दिल के आलम में मोहब्बत की नहीं कोई कमी, दिल के आलम में मोहब्बत की नहीं कोई कमी, जब भी देखो ये ख़जाने से भरा मिलता है, एक दुनिया से अलग हो चुके होते हैं ज़फ़र, एक दुनिया से अलग हो चुके होते हैं सफ़र, जाके सजदे में जिन्हें तेरा पता मिलता है। ये ज़फ़र से तो आपको शायद ये शक पड़े कि ज़फ़र हमारे यहाँ बहुत नामवर शुअराए कराम हैं, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र भी हैं, ज़फ़र इकबाल भी हैं, ओ साबिर ज़फ़र भी हैं। तो मेरे हाथ में जो किताब है वो आज के सबसे शानदार जो शायर हैं वो इस नाम से जो बहुत मशहूर हैं वो हैं एक लहर की छागल के साबिर ज़फ़र। इसको दस्तावेज़ मतबूआत ने शाया किया है और मैं सबसे अच्छा इसलिए कहता हूँ कि इनकी जो तख्लीकी क़ुव्वत है वो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये मजमूआ इनका पहला, दूसरा, 7वां, 8वां, 27वां, 37वां नहीं है बल्कि 47वां है। यस, 47th। और इतनी भरपूर इसमें तख्लीकी क़ुव्वत, वफूर है इसमें तख्लीकी क़ुव्वत का। मैं हैरान होता हूँ देख देख के, पढ़ पढ़ के। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं एक नतीजे पे पहुँचा कि ये किताब जैसे होता है ना लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ऐसे ही पोएट ऑफ पोएट्स होते हैं, शायर शुआरा। तो साबिर ज़फ़र साहब इस वक्त अगर हम ये कहें कि ये शायर शुआरा हैं तो ये बात गलत ना होगी। इनके क्राफ्ट पर आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है क्राफ्ट जो है वो उस पर बहुत सारे लोग बात कर सकते, गालिब पे भी बात हुई, इकबाल पे भी बात हुई, होती है क्राफ्ट पे। लेकिन इनकी जो तख्लीकी क़ुव्वत है जिसको बरगसां जो है वो इलान विताल बोलता है, उसके बारे में क्या ख्याल है। साबिर ज़फ़र साहब ने बहुत मशहूर गीत भी लिखे, सैयो नी चैन एक पल नहीं, आपको याद होगा। इस तरह के बड़े मारूफ जो है ना वो गीत लिखे। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये शायर शुआरा हैं और शायरों को ये किताब ज़्यादा अच्छी लगेगी बनिस्बत एक आम कारी के। आम कारी के लिए भी बहुत, जैसे मैंने गज़ल जो शुरू में पढ़ी है वो एक आम कारी के लिए भी उतनी ही कशिश रखती है जितनी एक शायर के लिए। लेकिन शायर क्यों इसको ज़्यादा तवज्जो से पढ़ें वो मैं अर्ज़ करता हूँ। उसकी बुनियादी दो वजूहात है बुनियादी तौर पर। एक वजह तो ये है कि 47वें मजमूए में भी इनकी जो तख्लीकी क़ुव्वत है वो एक ठाठे मारता हुआ समंदर है। ये बड़ी बात है। तो आप लिखते चले जाएँ जब तक अल्लाह ने आपको हिम्मत ताकत दे रखी है, आपके हाथ में क़ुव्वत है और आपका ज़हन सोच सकता है, तो लिखते चले जाएं। यही बात मैंने अहमद अदीम कासमी साहब हमारे बुज़ुर्ग थे उस वक़्त, हम ज़ाहिर है वो जो बॉयज़ थे, टीनेजर्स थे, जब वो लिख रहे थे तो वो लिखते चले जा रहे थे अफसाने, गज़लें और कॉलम्स। हैरान कुन आदमी थे। इसी तरह ये भी अपने तख्लीकी क़ुव्वत के अपने अरूज पे हैं आज भी, जबकि ये अपने 70s में गालिबन या 80s में है, मुझे कंफर्म नहीं है। एक वजह तो ये है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट वजह कि शायरों को ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए वो ये है कि इसमें गैर मुस्तमल बहूर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी बहरें जो आम तौर पे हम जो शायर लोग हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। कहा यही जाता है कि तकरीबन 30 बहरें हैं जो इब्न खलील ने ईजाद की थी, उसमें से 4 या 5 ही मुस्तामल हैं और हम ज़्यादातर शायरी जो है वो उसी में करते हैं। मैक्सिमम आप 10 समझ लीजिए कि जिसमें बहुत ज़्यादा छलांग लगाई तो आप अगली जो 7, 8, 9, 10 उस पर पहुँच जाते हैं। लेकिन साबिर साहब ने क्या किया कि गैर मुस्तामल बहूर का तजुर्बा किया इसमें। अच्छा, मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा सर ये तो हमारी ज़ुबान पे नहीं आ रही, यानी हमारी इसकी ट्रेनिंग नहीं है इस बहर में शायरी पढ़ने की, तो क्या वजह है कि आपने ये वाला काम किया। एक बात, दूसरी बात ये भी बता दीजिए कि ये कौन सी बहर है। तो उन्होंने फरमाया कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, ये जिस बहर में है इसमें से एक रुकन कम कर दें तो वो वाली बहर मेरी इस किताब में आपको मिलेगी। तो मैंने कहा कि सर इसका तो आपने रिस्क लिया है, आम कारी जो है ना वो याद नहीं कर सकेगा, ज़ुबान ज़दे आम नहीं होंगे शेर। तो उनका यही फरमाना कि कोई बात नहीं, लिखने वाला जो है वो ये सोच के थोड़ी लिखता है कि मेरा कारी कौन है,
लिखत जो है वो अपना कारी खुद पैदा करती है। तो बहुत शानदार किताब है ये, आप पढ़ेंगे आपको हैरत होगी, खुशी होगी। एक जाते जाते ख़ास बात कि बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों के नाम बाकायदा इन्होंने अपनी इसमें किताब में इस्तेमाल किए, यानी कि जो इसमहाय मारफा होते हैं उनको इन्होंने इस्तेमाल किया है। और जब आप इसमें मारफा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तख्लीकियत जो है ना वो उस पर बाज़-औक़ात कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन इनकी किताब में, इनकी शायरी में ऐसा नहीं है। तो साबिर साहब की किताबों का हमें इंतज़ार रहता है और इंतज़ार रहेगा। ठीक है जी, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब के साथ उन्होंने हमारा और आपका तारुफ कराया है। अहमद साहब बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ वीकली रिपोर्ट्स ले लेते हैं। पहले ज़माने में हमारे पेरेंट्स जाया करते थे जनाब हमारी मंथली या वीकली या सालाना रिपोर्ट लेने हमारे स्कूलों में, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन चलती जा रही है, अब स्कूल में नहीं बल्कि मार्केट की वीकली रिपोर्ट हमें लेनी पड़ती है कि मार्केट की क्या सूरत हाल हो गई है, कि महंगाई कहाँ तक पहुँची है। तो हमारे साथ अब्दुल कादिर मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे जानते हैं कि जनाब ये पूरा हफ़्ता जिस तरह गुजरा है इसमें महंगाई की क्या सूरत हाल रही है, और अगले हफ्ते जब रमज़ान शुरू होने वाला है तो महंगाई कहाँ तक पहुँचेगी। तो अब्दुल कादिर बताइएगा क्या सूरत हाल रही है ये हफ़्ता महंगाई की। महंगाई के हवाले से बात की जाए तो क्योंकि इसी हफ्ते रमजानुल मुबारक की खरीदारी भी घरों में जो है वो की जा रही है, और यही वजह है कि मंडियों में और परचून बाजारों में लोगों की खरीदारी जो है वो खासा बढ़ चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ महंगाई जो है वो जो है बढ़ चुकी है, और हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए, ताकि मार्केट में या मंडियों में अशिया की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें किसी किस्म का कोई गैप ना हो और कीमतें जो है वो ना बढ़ सके। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि मार्केट में हर गुजरते दिन के साथ कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। पहले प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है ये 5 से 10 रुपए फी किलो तक बढ़ता था, अब ये 15 से 20 और 25 रुपए फी किलो योमिया के हिसाब से बढ़ रहा है। 250 रुपए फी किलो प्याज की कीमत मुकर्रर की गई, क्योंकि प्याज जो है वो भी रमजान मुबारक में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका हुआ है। ये एक हफ्ते तकरीबन जो है वो 50 रुपए फी किलो तक बढ़ चुका है। टमाटर की कीमत को भी जो है वो मुसलसल उसमें जो तेजी देखने को मिल रही है। आज 15 रुपए बढ़ाकर 145 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का मियारी टमाटर जो है वो 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 5 रुपए महंगा करके 595 रुपए यानी कि 600 रुपए की सतह पर पहुंच चुका है, और मार्केट में 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब मिर्च जो 80 से 90 या 100 रुपए फी किलो तक जो है मुकर्रर की जाती थी, अब वो भी 250 रुपए फी किलो की कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में सब्ज मिर्च की 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और अफ्तार दस्तरखान में अमूमी तौर पर नींबू पानी का इस्तेमाल जो है बढ़ जाता है, और नींबू की कीमतों को भी पार लग चुके हैं। 15 रुपए बढ़ाकर 95 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू जो 50 से 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा था, वो भी अब 100 से 125 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका हुआ है। इसी तरह फलों की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, क्योंकि अफ्तार दस्तरखान में अमूमी तौर पर जो है वो फलों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, और फल की कीमत भी जो है वो अब शहरियों को ज्यादा ही खर्च करनी पड़ेगी। सेब काला कुल्लू 400 से 440 रुपए फी किलो तक, इसी तरह सफेद सेब जो है वो 300 से 320 रुपए फी किलो तक, और निच दर्जे का जो सेब है वो 250 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 250 रुपए फी दर्जन, दर्जा दोम का केला 150 से 160, और दर्जा सोम का केला जो है वो 130 से 125 रुपए फी किलो फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। और खजूर की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि खजूर भी जो है रमजान मुबारक की जीनत है, हर लाजमी तौर पे जो है वो इस्तेमाल होती है। और खजूर ईरानी जो इस वक्त मार्केट में है वो मुसलसल महंगी की जा रही है। 10 रुपए बढ़ाकर आज सरकारी रिलीज में 520 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही खजूर 620 से 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि दीगर जो खजूरें हैं उनकी कीमतें भी गैर मामूली सतह पर पहुंच चुकी हुई है। अंडों की कीमतों में पहले मतलब रमज़ान में भी महंगाई की वही सूरत हाल रहने वाली है जिस तरह अभी चल रही थी, और ये मज़ीद महंगाई इसमें होगी, कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन मुझे ये बताइएगा, रमज़ान ने के बाद पैकेज के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने उसका ऐलान किया था, डोर टू डोर ये कैंपेनिंग हुई और घरों तक भी पहुँचाया गया, तो उसके क्या फ़ीडबैक आया है? इसकी जो डिलीवरी है या सप्लाई जो है वो डोर टू डोर वो अब होने लगी है, और
मुतअद्दिद और बेहतर घरों तक जो है ये पहुंच चुका हुआ है, और उन घरों तक पहुंच चुका हुआ है जो कि हुकूमत की जानिब से उनका सर्वे किया गया और उन्हें डिफाइन किया गया कि इनको रमज़ान मेज़बान पैकेज दिया जाए। अच्छा। तो अभी तक जो शहरी है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, क्योंकि जो पैकेज है उसमें जो आटे का थैला है वो 10 किलो का, इसी तरह घी जो है वो 2 किलो और 2 किलो जो है वो चीनी और 1 किलो बेसन के साथ जो है वो दीगर अशिया शामिल की गई। और शहरियों का यही कहना है कि इससे पूरा रमज़ान गुजारना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि शहर और अफ्तार के औकात में ही ज़्यादातर जो है वो अब ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और शहर और अफ्तार अगर की जाए तो इससे बमुश्किल जो है वो 10 से 15 दिन गुजरेंगे अगर एक छोटी फैमिली है उसके लिए, और अगर एक बड़ी फैमिली है तो उसके लिए सिर्फ एक हफ्ता गुजारना ही मुश्किल होगा। और सबसे जो ज़्यादा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि इस बार जो है वो रमज़ान पैकेज जो है वो सूबाई हुकूमत की तरफ से जो दिया गया उसमें रमज़ान मेज़बान के नाम से जो है डोर टू डोर जो है वो पैकेज फराहम किया जा रहा है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया वो यूटिलिटी स्टोर पे दिया गया, और वो भी सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड जो हामिल है जो सारे उसको सिर्फ मिलेगा, जो कि दीगर मुतवसत तबका या जो सफेद पोश तबका है ना तो उसे सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ दिया गया और ना ही वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया गया, और वो मजबूरी के तहत जो है वो इसी तरह महंगा प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, आटा, चीनी और दीगर बेसन और दालें खरीदने पर मजबूर होगा। क्योंकि अगर बेसन की बात की जाए जो कि रमज़ानुल मुबारक में इस्तेमाल होता है, हाँ। खरीदारी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अफ्तार के दस्तरखान में पकौड़े और समोसों का भी इस्तेमाल होता है, तो बेसन इस वक्त मार्केट में 300 से 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, और जो यूटिलिटी स्टोर पर बेसन की कीमत मुकर्रर की गई है वो 280 है, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेसन जो है वो 240 रुपए। इसी तरह घी जो है वो भी 450 से 500 रुपए किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अलगरज ये है कि अब जो सफेद पोश और मुतवसत तबका है या जिसे मिडिल क्लास भी कहा जाता है उसके लिए रिलीफ जो है वो दोनों हुकूमतों की जानिब से नहीं दिया गया। ठीक है, ना ही वफाकी हुकूमत की तरफ से और ना ही सूबाई हुकूमत की तरफ से जो मुतवसत तबका है या जो सफ़ेद पोश तबका है उनके लिए कोई भी रिलीफ का ऐलान नहीं किया गया है। सिर्फ उन लोगों को ये रमज़ान मेज़बान पैकेज दिया जा रहा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हैं, उसके अलावा ये किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। ये क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके पास आप उसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे तो आपको वो पैकेज जो है आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसमें जो अशिया मौजूद हैं लोगों की तरफ से यही फीडबैक आ रहा है कि ये पूरे महीने के लिए काफ़ी नहीं है, हमें मज़ीद भी इस हवाले से काम करना चाहिए। हमारे साथ अब्दुल कादिर मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे हमें वीकली रिपोर्ट, इन्फ्लेशन रिपोर्ट के हवाले से कि पूरा हफ़्ता किस तरह की महंगाई की सूरत हाल रही। अब्दुल कादिर आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अपना मूड थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, क्योंकि महंगाई की बात जब भी आती है ना तो हम सब बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हो जाते हैं और हैरान और परेशान भी हो जाते हैं कि आगे हमने क्या करना है, किस तरह अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है। लेकिन अभी कुछ लाइटर मूड पर बात कर लेते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से बात करते हैं। अलीना नकवी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज हमें क्या बनाना सिखाएंगी, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अलीना, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना नकवी और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लाई हूं कुछ डिफरेंट चीज़। जैसे कि हमारे घर में बहुत से ऐसे लोशंस होते हैं, बहुत से ऐसी कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं जिनके पैक्स और डब्बे हमारे पास पड़े रहते हैं और हम सोचते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम अक्सर फेंक देते हैं उसको, या हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें उसमें संभाल के रखते हैं, पर वो बहुत अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि वो डेकोर ही नहीं होता, सिंपल सी चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही होती। तो मैंने सोचा आप लोगों को इसी तरह से मैं आज एक क्रीम के बॉक्स से बनाना सिखाऊंगी एक डब्बा इस तरह का जो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना कि आप सोच रहे होंगे एक डब्बा खाली हम कैसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मेरे पास ये बॉक्स है, ये इस तरह से बॉक्स है। आपके पास भी इस तरह के बहुत से बॉक्स पड़े होंगे। अब इसमें आप कोई भी चीज़ रख के किसी को गिफ्ट करेंगे तो सिंपल तो बहुत अजीब लग रहा है। अब मैं इसको डेकोर करना आपको सिखाती हूँ, जिसमें मुझे क्या चाहिए होगा, ये इस तरह का टेप, ये ग्लिटर टेप्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर ये आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह शीट्स भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अगर नहीं है तो सिंपल कोई भी शीट यूज़ करके उस पर आप बीड्स, थ्रेड, कोई भी चीज़ लगा सकते हो डेकोर करने के लिए। साथ ही डेकोरेशन के लिए मैंने इस तरह के ग्लिटर फ्लावर्स, पत्ते, चीज़ें इस तरह की रखी हुई हैं। जैसे आप ये देख रहे हो फ्लावर्स भी हैं मेरे पास ये बने हुए। मेरे पास जो भी चीज़ें बचती है मैं उसको रखती हूँ, कहीं ना कहीं वो काम आ जाती हैं। इसी तरह से डेकोर करने के लिए मैंने ये भी चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी आपको मार्केट से भी मिल जाती हैं। ना भी हो इसकी जगह जैसे मैंने आपको बताया बटन्स चीज़ें, और वो भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही हमेशा की तरह हमारी ग्लू गन और हमारे सिजर्स भी हमारे पास हैं। अब इसको करते हैं स्टार्ट। आपने सबसे पहले
डब्बे का एरिया देखना जिसको आप कवर करना चाह रहे हो। मैं चाह रही हूँ कि ये जो एरिया ये कवर हो जाए इसी टेप से। बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी से बन जाएगा। अगर आपको कोई आइडिया है, आपने किसी को जल्दी से कोई गिफ्ट देना है, और तो ये आइडिया आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप जल्दी से किसी को किसी तरह के को बॉक्स दे के गिफ्ट कर सकते हो। इसी तरह मैंने पहले से उसको काट के उतना रखा हुआ था, ये अब देखिए उसकी एक शेप आना शुरू हो गई है, वो अभी से ही प्यारा लगना शुरू हो गया। ये इस तरह शेप आना शुरू हो गई, यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। मैं इसको सीधा करूँगी वरना वो प्यारी नहीं लगेगी, कि लाइन नज़र आना शुरू हो जाती है। और जो एरिया इस तरह बंद नहीं हो रहा उस पर आप टेप दूसरी भी लगा सकते हो। मैं इस टाइम क्योंकि मेरे पास ग्लू गन है, मैं उसकी हेल्प से इसको बंद कर लूँगी। यहाँ पे सर थोड़ा सा पकड़ के रखें, बंद हो गया। अब इसी तरह मैंने एक और 2-3 लाइन यहाँ पे बनानी है। आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी उसको डेकोर करना चाहो कर सकते हो। मैं इसको, मेरी टेप की साइड ही बंद हो गई। ये भी हमारे साथ अक्सर होता है, क्राफ्ट करने वालों को पता होगा कि हमारी टेप्स गुम हो जाती हैं कि किस साइड से ओपन होगी। तो ये भी है, कभी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने उनको ढूंढना है। अभी मैं इसको लगाना चाह रही हूँ और ये यहाँ पे चिपक गई, हो गया। अब मैं इसको इसी तरह से सारा लगाती जाऊंगी। बस उस एरिया को कवर नहीं करना जहाँ से वो ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा और आपकी टेप भी ज़ाया हो जाएगी। इतना एरिया मेरा यहाँ पे कवर हुआ है, इससे पूरा ही हुआ। शुक्र है मैंने पूरा ही काट के रखा हुआ था, पूरा ही एरिया कवर हो गया। ये देख सकते हैं आप कितना सिंपल है, जल्दी जल्दी हो गया। अब ये एरिया जो वाइट पार्ट है, आप चाहो तो इसको इस तरह रहने दे सकते हो, चाहो तो इसके ऊपर भी कुछ लगा सकते हो, चाहो तो यहाँ पे बीड्स भी लगा सकते हो। मैं चाह रही हूँ कि ये इसी तरह इतना एलिगेंट सा लग रहा है, इतना क्यूट लग रहा है। इसके अंदर मैं अगर घड़ी भी रख के किसी को गिफ्ट करूँगी तो भी ये बॉक्स बहुत अच्छा लगेगा, फूल भी रख देंगे तो भी बॉक्स बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर क्या लगाया जाए ऐसा जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। मैंने इस पर पहले ग्लिटर शीट भी रखा था तो वो ज़्यादा कवर कर रहा था। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये इस तरह से अटैच कर देती हूँ। आप चाहो तो ये चीज़ें भी इस पे लगा सकते हो, पर वो ज़्यादा मुझे भरा भरा सा फील का आ रहा है। आपको जैसे पसंद हो आप उस तरह से चीज़ को डेकोर कर सकते हो। मैं इसके बिल्कुल नीचे साइड पे यहाँ पे ग्लू लगाना शुरू करूँगी। इस तरह लगा दी। अब बहुत ही एहतियात से आपने इसको चिपकाना है इसके ऊपर, इधर लग गया। ये दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मैं आइडिया देने के लिए आपको कि इसके अंदर कोई अगर चीज़ होती है तो कैसी लगेगी, मेरे पास इस टाइम यही चीज़ें हैं, मैं यही रख देती हूँ। जैसे मिसाल है ये टेप हो गई। ठीक है जी, अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद है। अलीना बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। खासतौर पर आज हम सूफ़ी गायिका से आपकी मुलाकात कराएंगे। जितनी वो खुद खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत उनकी आवाज़ भी है। तो उनसे आपकी मुलाकात करानी है, उनसे कुछ सूफ़ी कलाम भी हम आज सुनेंगे। तो हमें आज ज्वाइन किया है शबाना अब्बास हैं। शबाना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शबाना, थोड़ा सा हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जिस तरह मैंने आपसे पूछा था कि अपने माजी को थोड़ा सा खंगाल लें कि कहाँ से शुरू किया आपने और ये जो कामयाबी का सफ़र आप कर रही हैं और यहाँ तक पहुँची हैं, किस तरह पहुँची हैं, कितने साल लगे आपको ये सफ़र तय करते हुए? स्टार्ट तो मैंने बचपन से नात वानी से किया था। अच्छा। तो क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है कसूर से आगे है, मंडी स्मान वाला से, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी तब जब मैंने ये नात वानी शुरू की थी। ओके। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टडी भी कंटिन्यू रखी। फिर बाबा बुल्ले शाह का ना मेला लगता है हर साल अगस्त में। तो 2008 में मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम जाके परफॉर्म किया बाबा बुल्ले शाह के मज़ार में। अच्छा। तो फिर वहाँ पे लोगों ने बहुत पसंद किया। वहाँ पे मैंने कलाम पढ़ा था हीर वारिस शाह का। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर मैं लाहौर आई, वहाँ पे मैंने मुकाबला विन किया 2012 में, कुल मुकाबला हीर गायकी का। हाँ। तो फिर डिफरेंट टीवी चैनल्स वालों ने रब्ता किया, वहाँ पे गई, इंटरव्यूज़ दिए। फिर ऐसा ऐसा शाह हुसैन के दरबार पे भी हीर वारिस शाह का मुकाबला होता है। और ये हीर पढ़ना जनाब कोई आसान काम नहीं है। मतलब मैं यहाँ बैठ के बड़े आराम से अल्फाजों का इस्तेमाल करके आपको बता रही हूँ कि शबाना जो है सूफ़ी कलाम पढ़ती हैं या हीर पढ़ती हैं, तो आपको भी सुनने में बड़ा होगा कि अच्छा हीर है,
जैसे सिंगिंग करते हैं वैसे ही करते होंगे, लेकिन हीर को पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, जो शबाना बड़े ही अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। तो मैं कहूँगी कि हम बातें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्या कलाम सुनाएंगे? मैं जनाब बहुत ही खूब शबाना, आप जब भी आती हैं आप इसी तरह चार चांद लगा देती हैं हमारे शो को, और क्या ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। जितनी आप वैसे खूबसूरत हैं, आपकी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत है। तो जब जाती हैं दरबार पे, या ये जिस तरह आप बता रही हैं वहाँ पर हीर पढ़ने, तो किस तरह का लोगों का फीडबैक आता है? जब पहली दफ़ा पढ़ा था तो मतलब किस तरह की वो फीलिंग कैसी थी? अच्छा, मुझे कुछ इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, सच्ची बात बताऊँ तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था। लोगों ने बहुत पसंद किया। उन लोगों का फीडबैक ऐसा था, हज़ारों की तादाद में मजमा था जहाँ मैंने हीर वारिशा फर्स्ट टाइम पढ़ी। तो मुझे सिर्फ एक ही कलाम आता था। अच्छा। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कलाम पढ़ना शुरू किए, उनको याद करना शुरू किया। तो फिर जब मुझे पता चला कि हीर वारिशा के साथ साथ मुझे और भी चीज़ें करनी चाहिए, अच्छा, लाइक बाबा बुल्ले शाह का कलाम, सुल्तान बहू, मियां मोहम्मद बख्श और भी सूफी बुजुर्ग हैं। तो फिर मैंने अलहमरा ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं आई, वहाँ पे मैंने बाकायदा क्लासिकल भी सीखा, फिर राग भी सीखे। जो मेरे टीचर है सर अब्दुल रऊफ है, और जो मेरे हीर गायकी में उस्ताद है वो सरदार अहमद कंबोज साहब है। तो वो बचपन से नात होने तो मैंने अपने बाबा से सीखी। अच्छा, सभी का नाम लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि फिर बाद में ये होता है कि आपको पता है कि कोई बुरा ना मान जाए ना कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया आपने। इस वजह से तो सीखा। तो मैंने अपने बाबा से शुरू से अपने बाबा को फॉलो किया। फिर कुछ इंसान में खामियां होती हैं कि जिनको पूरा करना जरूरी होता है, खुद को महसूस होती है, वो उस्ताद ही आपको सिखा सकता है। तो बेशक इस वजह से फिर मैंने अलहमरा भी ज्वाइन किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अब एक नाम बन गया, और अभी अपने यूट्यूब चैनल पे भी काम कर रही हूँ, शबाना अब्बास के नाम से जो यूट्यूब चैनल, अपने कलाम वहाँ पे आ रहे हैं, नाते भी आ रही हैं। तो वैसे तो आप मतलब इधर मीडिया पे तो छाई हुई है, सोशल मीडिया पे भी आपने छाने की कोशिश अब करना शुरू कर दी है। इंशाल्लाह वहाँ पर भी इसी तरह आपको प्यार मिलेगा जिस तरह टीवी से आपको प्यार मिलता है। तो शबाना, घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिली थी कि घर वालों की तरफ से तुम ये कर लो ये काम? मेरे बाबा को बहुत शौक है। मेरे बाबा को इंतहा से ज़्यादा जैसे क्रेज़ होता है ना कि मेरी बेटी इस फील्ड में आई, सूफियाना कलाम इसका नाम हो, शबाना अब्बास। और जितनी मेरे बाबा ने मुझ पे मेहनत की है कि शायद कोई क्या बात है, यही एक सपोर्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जब आपके घर वाले, आपका बाप आपकी सपोर्ट करता ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि माँ बाप के अलावा आपको मतलब कोई भी नहीं पूछता, और ना ही आपको कुछ। बेशक उनकी दुआओं की वजह से आज यहाँ बैठी हूँ। बेशक ऐसे ही है। तो आपको देखकर आपके कोई और बहन भाई और कज़न कोई कहता है कि हमने भी इस फील्ड में आना है, कि शबाना इतनी माशाल्लाह फेमस हो गई है तो हमने भी शबाना के पीछे पीछे उनके नक्शे कदम पर जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी सिस्टर पढ़ती हैं, लेकिन नात होने के हवाले से ऐसे नहीं, टीवी पे नहीं आती, सिर्फ मैं ही आती हूँ। सिर्फ आप ही हैं? बस मैं ये क्रेज आपके अंदर ही था कि मैंने आगे जाना है, मैंने टीवी पे जाना है, मैंने अपना नाम बनाना है। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं कहती हूँ जो इंसान मेहनत करता है ना, अल्लाह ताला एक ना एक दिन उसकी मेहनत का रंग, जो उसका फल होता है ना, वो जरूर देता है। कभी भी रायगा नहीं जाती आपकी। बिल्कुल ऐसी है कि ऐसे हम मायूस होकर बैठ जाएं रब की ज़ात से। मायूसी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और मायूसी करनी भी नहीं चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो क्या कहेंगी जो नए जो यंग जनरेशन आ रही है, या नए सूफी गायक मैं कहूँगी कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मशवरा दोगी, क्या टिप्स दोगी कि क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए? मैं तो पहले उनको यही मशवरा दूंगी, पहले आए, पहले खुद को देखें कि हम कर क्या सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर वो अच्छा गा सकती है, अगर उनमें टैलेंट है, तो ये अपने अच्छा उस्ताद पकड़े, उनसे सीखें। ठीक है, बाकायदा क्लासिकल राग भी सीखें, सीख के फिर आएँ। अगर आप कहें ना कि हम नहीं यकदम ऐसे आ जाएंगे, पैसे लगा देंगे, फिर वो बात नहीं रहती, ना ही वो तासुर होता है उन चीज़ में। गायकी में भी तासुर नहीं होता। जो आजकल के जो सिंगर हैं मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं बस हमें जल्दी से, अगर हम आए हैं तो हमें जल्दी से नाम मिल जाए, हम टीवी पे बैठ जाए। हाँ, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। खुद पे पहला मेहनत करो, खुद को सुधारो, फिर आगे आओ। तो आप भी रोज़ाना मेहनत मतलब राग की और बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करती हैं? टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जब मैं करती हूँ फिर बाकायदा करती हूँ। अच्छा। फिर राग भी तैयार भी करती हूँ, फिर अपनी जो होते हैं वो
स्टोरी क्या कहते बाकी हैं, चीजें जो होती हैं हाँ इसके जी। रिलेटेड, मौसीकी से मौसीकी रिलेटेड, के वो तो मैं उसको हमेशा कर रहे गाती रहती हूँ, मेरा काम ही यही है तो कि वो आपकी गुनगुनाना प्रैक्टिस रहता हो ही practice जाती होती है, वो रहती हाँ इतना जी। आप परफॉर्म करती हैं कि आपकी प्रैक्टिस। तो आपने खुद कुछ लिखने की, तहरीर करने की कोशिश की? नहीं अभी तक तो नहीं किया, लेकिन एक दो मैंने अपने कलाम भी लिखे हैं और वो किए हैं जो खुद से मैंने किसी से लिखवाए हैं, ठीक है, अच्छा। अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो इंशाल्लाह वो जल्दी आएंगे मेरे चैनल पे जी। इंशाल्लाह। तो उस वो हम फिर वो भी सुनेंगे, लेकिन लास्ट पे आप क्या सुनाएंगी हमें शबाना? मैं क्योंकि मेला चरागा गुजरा है शाह हाँ। हुसैन का, तो उस हवाले से कुछ कलाम आप ज़रूर ज़रूर लगा के हमारे शो पर जा रही हैं शबाना अब्बास, सूफ़ी गायिका हमारे साथ मौजूद थी, और बेस्ट विशेज़ है शबाना आपके साथ, हमेशा हमारी रहेंगी कि आप इसी तरह आगे बढ़ती जाएं। आमीन, तो इसी आमीन। नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।